चलो यार अब देख लेते हैं पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है यार कि फंक्शन एफ एक्स is called periodic with period t if there exists a real number t greater than 0 such that for each x in the domain of function the numbers x minus t and x plus t are also in the domain। मतलब कि अगर x उसकी डोमेन में लाई कर रहा है तो x प्लस टी और x माइनस टी भी लाई करना ही करना चाहिए, ये तो श्योर सी बात है, ठीक है। और सारे x के लिए ऐसा होना चाहिए। और क्या होना चाहिए दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन ये होगी कि एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस टी होना चाहिए। मतलब पहली बात तो इसकी डोमेन बाउंडेड नहीं हो सकती, डोमेन इनफाइनाइट होगी, क्योंकि मैं सारे x के लिए बोल रहा हूँ कि x प्लस टी एक्स माइनस टी होना चाहिए। दूसरी बात मैं क्या बोल रहा हूँ कि एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस टी या एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स माइनस टी होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ से जनरलाइज करके बोल सकते हैं कि अगर कोई पीरियोडिक फंक्शन होगा तो वो एक पीरियड के बाद अपने आप को रिपीट करता है, और जिस स्मॉलेस्ट पीरियड के बाद अपने आप को रिपीट करता है उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल पीरियड और प्रिंसिपल पीरियड, जो यहाँ पे लिखा भी हुआ है। द लीस्ट पॉजिटिव पीरियड इज कॉल्ड द प्रिंसिपल और फंडामेंटल पीरियड ऑफ एक्स। जैसे आपने ग्राफ देखे होंगे साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, इन सब के ग्राफ आपने पहले से भी देख रखे होंगे। तो हमने देखा था कि ये सब पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। साइन एक्स अपने आप को 2x के बाद रिपीट करता है, 2 पाई के बाद रिपीट करता है, ठीक है। तो चाहो तो हम लोग थोड़े से ग्राफिकली इनको इन सारे पॉइंट्स को समझ सकते हैं और फिर इसके बाद आगे चलेंगे। थोड़े थोड़े फंक्शंस देख लेते हैं, उनके पीरियड्स देख लेते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं। तो जैसे मैं सबसे पहले बात करने वाला हूँ कि सपोज हमारे पास लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन एक्स कॉस एक्स। तो अगर साइन एक्स और कॉस एक्स लिखा हुआ है तो इनका जो पीरियड होता है, इनका पीरियड कितना होता है, इनका पीरियड होता है 2 पाई। यहाँ पे इसी कैटेगरी में हम इनका रेसिप्रोकल फंक्शन मतलब कि सेक एक्स एंड कॉसेक एक्स को भी डाल सकते हैं। इनका पीरियड क्या होता है, 2 पाई होता है। आपने ग्राफ भी इनका देखा होगा, मैं ग्राफ एक छोटा सा दिखा भी देता हूँ आपको यहाँ पे साइड में, कि जब हम इनका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो मैं साइन एक्स का ग्राफ दिखा देता हूँ। ये कुछ ऐसे चलता है, -1 से +1 के बीच में चलता है। ये +1 है और यहाँ पे मैंने -1 बना दिया। और जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, फिर 2 पाई के बाद फिर से अपने आप को रिपीट कर जाएगा और पीछे भी ये इसी तरीके का चल रहा होगा। तो ये ग्राफ ऐसा पीरियोडिक ग्राफ होता है। ऐसे ही सबके ग्राफ आप एक बार देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इन सब का जो पीरियड है वो 2 पाई है। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे कि tan x का और cot x का ग्राफ अगर हम देखें तो इनका पीरियड कितना होता है, इनका पीरियड पाई होता है। तो जैसे आपने tan x का ग्राफ देखा होगा पहले, अगर नहीं देखा होगा तो मैं एक छोटा सा ग्राफ यहाँ पे आपको बना करके दिखा देता हूँ tan x का। tan x का ग्राफ कैसा बनता है, ये मैं पहले कुछ सपोर्टिंग लाइंस ड्रॉ कर लेता हूँ तो आपको tan x का ग्राफ मैं एक बार रिकॉल करवा दूंगा तो आपको याद आ जाएगा कि कैसा ग्राफ बनता है। tan x का ग्राफ कुछ ऐसा जाता है, यहाँ से ऐसा और यहाँ से ऐसा, ये इधर से ऐसा जाएगा एंड सो ऑन। पूरा ग्राफ आप tan x और cot x का ग्राफ बना सकते हो। तो आप देखो ये -π/2 से +π/2 आया, फिर +π/2 से 3π/2, ये पाई के इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है तो इसका पीरियड पाई हो जाएगा। अब सपोज अगर मैं आपको ग्राफ बनाने को बोलूं कि मॉड ऑफ साइन एक्स है या मॉड ऑफ कॉस एक्स है या फिर मॉड ऑफ सेक एक्स है या फिर मॉड ऑफ कोसेक एक्स है, इन सब का अगर मैं पीरियड पूछूं तो क्या होगा, तो इन सब का पीरियड भी पाई हो जाएगा। क्यों इनका पीरियड पाई हो जाएगा, मॉड का ग्राफ बनाने का मतलब क्या हुआ। अब देखो यहाँ पे मैं एक मॉड का ग्राफ आपको बना के इसी में दिखाऊंगा। मॉड का ग्राफ बनाने का मतलब क्या हुआ कि जो पार्ट पॉजिटिव था वो तो पॉजिटिव ही रहेगा और जो पार्ट नेगेटिव था उसका मिरर इमेज बना दो। तो अब ये जो रेड वाला ग्राफ बन रहा है ये किसका बन रहा है, ये रेड वाला ग्राफ ये बन रहा है इसका, मॉड वाले का। जो नेगेटिव है उसकी मिरर इमेज बनाते चले जा रहे हैं। तो ऐसा ग्राफ बन रहा है। तो ये 0 से पाई के बाद पाई से 2 पाई जो नीचे होता था वो भी ऊपर आ गया, मतलब रिपीट कर गया, इसलिए इसका पीरियड जो होगा वो पाई बन जाएगा। अच्छा, अगर मैं ऐसे देखूं कि मॉड ऑफ tan x और मॉड ऑफ cot x का ग्राफ कैसा बनेगा, या मॉड ऑफ cot x का पीरियड क्या होगा, तो इसका पीरियड भी भाई पाई आने वाला है। तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं सर π/2 आना चाहिए। मैं बोलूंगा भाई पाई ही आएगा। तुम देखो जो ग्राफ पॉजिटिव है वो तो पॉजिटिव ही रहने वाला है, जो ग्राफ पॉजिटिव है वो तो पॉजिटिव ही रहने वाला है, जो नेगेटिव है वो भी पॉजिटिव बन गया, जो नेगेटिव था उसका भी पॉजिटिव बना दिया। यहाँ पे जो पॉजिटिव था वो तो पॉजिटिव ही था,
जो नेगेटिव था उसका भी पॉजिटिव बना दिया था। तुम फिर से देखो, ये रिपीट तो अभी भी पाई के इंटरवल की बात कर रहा है ना, तो इसके लिए पाई ही रहेगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिख दूं कि साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, या फिर सेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स, इन सब का इंटरवल भी पाई आएगा। देखो स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, साइन की जो वैल्यूज है, स्क्वायर वाले ग्राफ का एक छोटा सा हिंट लेकर के दिखा देता हूँ। साइन एक्स का जो ग्राफ होता है उसमें जो वैल्यूज होती है वो मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रैक्शनल होती है। मैं साइन एक्स का ग्राफ लेकर के ही बता रहा हूँ। साइन एक्स के ग्राफ में अगर हम वैल्यूज देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो वैल्यूज होती है वो फ्रैक्शनल होती हैं। अच्छा, अब ये 0 से पाई तक का ग्राफ पहले बनाऊंगा, फिर पाई से 2 पाई का बनाऊंगा, एंड देन आगे। अब जो सपोज पहले वैल्यू 1/2 आ रही थी, साइन स्क्वायर एक्स करोगे तो 1/4 आने लगेगी। तो जो ग्राफ बनता है साइन स्क्वायर एक्स का, जो मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में एक्सप्लेन भी करूंगा, वो कुछ ऐसा बनने लगता है, ऐसा। अच्छा, जो नेगेटिव वैल्यूज होंगी स्क्वायर होने की वजह से वो भी पॉजिटिव आने लगेंगी, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनना शुरू हो जाएगा, नेगेटिव में जाएगा ही नहीं। तो ये 0 से पाई तक यहाँ बन गया, फिर पाई से 2 पाई तक यहाँ बन गया, एंड सो ऑन बन रहा है आगे। तो आप देखोगे कि पाई के इंटरवल के बाद ये रिपीट करना शुरू कर देता है। अच्छा, यहाँ पे तुम चाहो तो इसी कैटेगरी में तुम tan स्क्वायर एक्स को भी रख सकते हो, tan स्क्वायर एक्स और cot स्क्वायर एक्स को भी रख सकते हो। इन सब का जो ग्राफ होगा ये कैसा बनेगा, ये सारे ग्राफ इसी तरीके के बन रहे होंगे, और इन सब का जो पीरियड होगा वो पाई ही आएगा। ठीक है। अच्छा, अब हम और देख लेते हैं दूसरे। अगर इवन पावर रख रहे हैं तो पाई आएगा, लेकिन अगर हम ऑड पावर कर दें, ऑड पावर करेंगे तो साइन क्यूब एक्स अगर हम कर दें, या कॉस क्यूब एक्स कर दें, या सेक क्यूब एक्स कर दें, या फिर कॉसेक क्यूब एक्स कर दें, क्यूब करोगे तो फिर नेगेटिव पार्ट नेगेटिव में ही चला जाएगा, तो फिर से वो 2 पाई बन जाएगा। और tan क्यूब एक्स और cot क्यूब एक्स के लिए क्या होगा, वो अभी भी पाई आ रहा होगा, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। तो ये कुछ कुछ ग्राफ आपको समझ में आ गया। एक ग्राफ और आता है, जैसे होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का पीरियड 1 होता है। आपने देखा होगा, मैंने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बना करके दिखाया था, वो 1 के इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करना शुरू कर देता है, तो उसका पीरियड आ जाता है 1। तो ये कुछ कुछ केसेस हो गए जो आपको याद रखने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं। अब इसके बाद कुछ कुछ पॉइंट्स देखेंगे हम यहाँ पे। क्या पॉइंट्स हैं यहाँ पे पॉइंट है कि अगर fx का, पहला पॉइंट देखते हैं, fx का पीरियड अगर t दिया हुआ है तो 1/fx का पीरियड भी t होगा, √fx का पीरियड भी t होगा। तो अगर सपोज हमें ये चेक करना है कि fx का पीरियड t दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि fx प्लस t इक्वल टू fx, ऐसा उसने दिया हुआ है। इट इज ऑलवेज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। अब हमें नया फंक्शन में सपोज ले लेता हूँ gx को मैंने लिया √fx, और मुझे चेक करना है कि इसका भी पीरियड t आएगा क्या। तो तुम एक काम करके देखो, तुम g ऑफ x प्लस टी करके देखो, g ऑफ x प्लस टी करके देखोगे तो ये क्या आ जाएगा, √f ऑफ x प्लस टी। और f ऑफ x प्लस टी क्या होता है, fx ही होता है, तो ये आ जाएगा √fx। √fx का मतलब ये क्या आ गया, gx। तो gx प्लस टी, अगर gx आ गया तो हमें क्या मिल गया कि हाँ भैया इसका पीरियड t होगा। इसी तरीके से हम ये वाला भी प्रूफ कर सकते हैं। ये वाला आप ट्राई करके देखो एक बार, अगर नहीं आएगा तो डाउट में पूछना कि अगर fx का पीरियड t है तो f ऑफ ax प्लस b का पीरियड जो हो जाएगा t बाई मॉड a आ जाएगा। ठीक है, ये आप ट्राई करके देखना, बिल्कुल इसी तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम कांस्टेंट फंक्शन की बात करें तो वो तो अपने आप को कंसिस्टेंटली रिपीट कर रहा है। तो कांस्टेंट फंक्शन जो होगा इसको हम बोलते हैं इट इज ऑलवेज पीरियोडिक विद नो फंडामेंटल पीरियड, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू मिलेगी ही नहीं, लीस्ट वैल्यू, जिस पे आप ये बोल सको कि हाँ भाई इसके बाद वो रिपीट कर रहा है, क्योंकि वो तो हमेशा ही कांस्टेंट है। ठीक है। एक ये पॉइंट आता है डी आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं। एडवांस में जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें इसका यूज़, इस पॉइंट का यूज़ किया जा सकता है कई जगह पर। ऐसा बोल रहा है कि सपोज एफ एक्स हैज़ पीरियड t1 एंड जी एक्स हैज़ पीरियड t2। तो एफ एक्स का पीरियड है t1 और जी एक्स का पीरियड है t2। देन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, इन सब का अगर पीरियड देखना होगा तो इनका पीरियड क्या होगा, वो होगा एलसीएम ऑफ t1 एंड t2, प्रोवाइडेड देयर एलसीएम एग्जिस्ट। अगर एलसीएम एग्जिस्ट कर रहा होगा तभी वो पीरियोडिक होगा और उसका पीरियड निकाल सकते हैं। अगर एलसीएम एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा तो हम नहीं निकाल पाएंगे, ये याद रखना हमेशा।
ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि एलसीएम अगर हमें निकालना हो सपोज, तो कई बार इस तरह ये वाली जो ट्रिक होती है ना, ये 8th 9th 10th में पढ़ाई जाती है एलसीएम की, कि फ्रैक्शंस का एलसीएम अगर निकालना होता है तो हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर्स का एलसीएम ले लो और डिनोमिनेटर का एचसीएफ ले लो, तो वहां से हमारे पास टोटल एलसीएम आ जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक होती है, इसको बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। अगर नहीं पता होगी तो उसको याद कर लो, एलसीएम निकालने की इस ट्रिक को याद कर लो। अच्छा, एक चीज और है कि यहाँ जो एलसीएम से मैंने निकाला ना, T1 और T2 के एलसीएम से निकाला, तो यहाँ से जो पीरियड आएगा वो जरूरी नहीं है कि फंडामेंटल पीरियड हो, ये याद रखो, वो जरूरी नहीं है कि फंडामेंटल पीरियड हो। वो फंडामेंटल पीरियड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं पीरियोडिक फंक्शन के, तो हमें थोड़ा और समझ। अब जैसे हाँ, ये एग्जांपल दिख रहा है हमें, सपोज इसी एग्जांपल पे बात करते हैं। तो देखो sin x यहाँ पे लिखा हुआ है, फंक्शन लिखा हुआ है sin x/2 cos x/3। sin x का जो पीरियड होता है वो होता है 2 पाई, तो sin x/2 का पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई डिवाइडेड बाई 1/2 यानी कि 4 पाई। ये हम लोग अभी ऊपर वो जो हमने सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसी को यूज कर रहे हैं। cos x का पीरियड कितना होता है, वो होता है 2 पाई, तो cos x/3 का पीरियड कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई 1/3, दैट मीन्स 6 पाई। और अगर हम 6 पाई और 4 पाई का एलसीएम ले तो वो आ जाता है 12, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 पाई इज द पीरियड। तो यहां से हमने इसका पीरियड निकाल दिया 12 पाई, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे अब जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 40? क्वेश्चन नंबर 40 में लिखा हुआ है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस साइन x, तो इसका पीरियड बताओ। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड होता है 1 और साइन x का पीरियड होता है 2 पाई। और अगर हम एलसीएम ऑफ 1 एंड 2 पाई निकालेंगे तो बहुत लोग बोलते हैं कि भैया ये 2 पाई आने वाला है, जो कि कंप्लीटली रॉन्ग है, क्योंकि 1 जो है वो है रैशनल नंबर और 2 पाई जो है वो है इरेशनल नंबर। तो रैशनल और इरेशनल नंबर का कोई एलसीएम एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो ये एक ऐसा केस है जहां पे हमारा एलसीएम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। सो दिस फंक्शन इज नॉन पीरियोडिक और अपीरियोडिक, उसको हम लोग ऐसा बोल देते हैं, अपीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। तो ये केसेस भी याद रखो, ये भी इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं। अब एक दो एग्जांपल और हैं यार, ये एग्जांपल आप अपनी तरफ से एक बार ट्राई करके देखना, तो आपको समझ में आ जाएंगे होपफुली। और अगर नहीं आएंगे तो डाउट सेशन में तो यार है ही, डिस्कस करो जितना ज़्यादा डिस्कस कर सकते हो। और भाई पढ़ने में थोड़ा ज़्यादा मन लगाओ, ठीक है। बाकी पबजी खेलने में थोड़ा सा कम मन लगाओ। पबजी खेलोगे तो खेल तो सकते हो यार, करियर तो लोग उसमें ही बना रहे हैं, लेकिन अब पबजी फ्लॉप हो जाएगा तब क्या करोगे। तो मेरे हिसाब से पबजी खेलने से अच्छा पबजी जैसा गेम बनाओ, वो ज़्यादा अच्छा होगा, उससे कमाई ज़्यादा कर सकते हो आगे फ्यूचर में। चलो अच्छा, इनवर्स फंक्शन पे चलते हैं। इनवर्स फंक्शन भी भाई समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये इनवर्स फंक्शन, और बोर्ड में बड़ा पूछा जाता है। तो मैंने पहले आपको बताया था कि इनवर्स फंक्शन किसका एग्जिस्ट करेगा। तो मैंने बोला कि if such that a to b is 1 एंड ऑन टू फंक्शन, जिसको हम बाइजेक्शन भी बोलते हैं। वहां पे मैंने बहुत सारे नाम बताए थे, बाइजेक्शन बताना भूल गया था मैंने आपको, याद करो मैंने बताया था आपको कि इसको हम बाई यूनिफॉर्म बोल देते हैं, हो सकता है बाइजेक्शन भी बताया हो, बाई यूनिफॉर्म, बाइजेक्शन ये भी बता दिया, इन्वर्टिबल बताया था, नॉन सिंगुलर बताया था। तो इस तरीके के काफी सारे बताए थे नाम, ये सब किसके, 1 एंड ऑन टू फंक्शन के ही नाम है। अब भाई देखो इसमें होता क्या है, ये स्टोरी उन्होंने काफी सारी लिख रखी है, लेकिन मैं आपको थोड़ा अलग से भी एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए क्या स्टोरी है इसकी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। स्टोरी कुछ ऐसी है कि अगर कोई फंक्शन लिखा हुआ है y = fx सच दैट a to b, ठीक है, ऐसा फंक्शन लिखा हुआ है, तो एक फंक्शन ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा y = gx सच दैट b to a, ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा, सो दैट इफ a, b is the element of f, then b, a is the element of g, is the element of g, ऐसा होगा। मतलब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देकर के समझा रहा हूं। समझो कि ये है सेट a और ये है सेट b,
ठीक है। सेट ए के एलिमेंट्स हैं A1, A2, A3 और सेट बी के एलिमेंट्स हैं B1, B2 एंड B3। और मैंने बोला कि भाई ऐसा मैंने बना दिया, इसको मैंने बोला कि ये है फंक्शन f। तो मैं बोल रहा हूं कि एक फंक्शन g ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा, और ये सिर्फ 1, 1 एंड ऑन 2 के केस में ही है। g ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा B2A पे कि यहाँ पे आ जाएगा B1, B2, B3, यहाँ पे आ जाएगा A1, A2, A3 सच दैट। अब जैसे देखना f में क्या A1 B2 से कनेक्टेड है, तो यहाँ B2 A1 से कनेक्टेड हो जाएगा। यहाँ A2 B3 से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे B3 A2 से कनेक्टेड हो जाएगा, और यहाँ पे A3 B1 से कनेक्टेड है, तो B1 A3 से कनेक्टेड। मतलब एलिमेंट उल्टे हो गए इसके, जस्ट रिवर्स हो गया है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो f और g है, जब भी ऐसी कंडीशन बनती है तो हम बोलते हैं कि fx एंड gx आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, ये कंडीशन तुम्हें समझ में आ गई होगी कि यहाँ से x से y जो वैल्यू इसके लिए, मतलब फंक्शन f के लिए जो x के वैल्यूज थे, फंक्शन g के लिए वो y के वैल्यूज बन गए, और फंक्शन f के लिए जो y के वैल्यूज थे वो फंक्शन g के लिए x के वैल्यूज बन गए हैं, इसीलिए इनको इनवर्स बोला जाता है। अच्छा, जो इनवर्स फंक्शन होता है, मतलब कि इनवर्स ऑफ fx कैन बी डिनोटेड एज, ये याद रखना मैं क्या लिख रहा हूं, कैन बी डिनोटेड एज f इनवर्स x। यहाँ पे f, इसको f का पावर -1 मत समझ लेना। कई बहुत महान कलाकार होते हैं जो f इनवर्स x को 1/fx लिख देते हैं, तो भाई इस तरह की कलाकारी आप यहाँ पे ना करें, ये सिर्फ एक तरीके का डिनोशन है, ऐसी कलाकारी कृपा करके ना करें। ये सिर्फ एक तरीके का डिनोशन है कि f इनवर्स x को मैंने पावर 1 जैसा लिख दिया है। ठीक है, लेकिन उसका मतलब नहीं कि पावर 1 है। जैसे साइन x का जब हम लोग अभी दिखाएंगे आगे जाकर के इनवर्स फंक्शन, तो वो साइन इनवर्स x ऐसा बनता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये 1/sin x है, ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये याद रखना। ठीक है, तो इनवर्स को डिनोट करने का तरीका क्या वो बता दिया, और ये ऐसी कोई कलाकारी मत करना, अपनी तरफ से कोई नई मैथमेटिक्स से याद मत करना। अगर कुछ डाउट हो इसको समझने में तो जरूर पूछ लेना मुझे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद एक एल्गोरिदम आती है कि भाई इनवर्स फंक्शन फाइंड कैसे किया जाए। तो एल्गोरिदम क्लियरली लिखी हुई है, बिल्कुल सिंपल एल्गोरिदम होती है, ये क्लियरली लिखी हुई है। बोर्ड में इनवर्स के क्वेश्चन आते हैं तो हम बोर्ड के लिए हम इस एल्गोरिदम को फॉलो कर लेते हैं। एल्गोरिदम क्या है कि y = fx का इनवर्स अगर आपको फाइंड करना है तो सबसे पहले आप fx = y करो, दूसरे स्टेप में क्या करो, सॉल्व करो अबव इक्वेशन को और x को इन टर्म्स ऑफ y कैलकुलेट कर लो, और फिर क्या करो कि x को इन टर्म्स ऑफ y कैलकुलेट करने के बाद x की जगह पर आप f इनवर्स y, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। चलो, यहाँ पे लिखा हुआ था fx = 2x + 3/4, ये एग्जांपल था, इसका इनवर्स चाहिए। हमने क्या किया, इसको y के फॉर्म में लिखा, फिर मैंने क्या किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो इट इज 4y = 2x + 3 आ गया। फिर मैंने क्या किया कि 2x का वैल्यू निकाला, तो इट इज 4y - 3 आ गया, और फिर मैंने x का वैल्यू यहाँ पे लिख दिया 4y - 3/2। तो अब मैं क्या बोलूंगा कि जनरली हम क्या लिखते हैं, y = fx लिखा है, तो x कैन बी रिटन एज f इनवर्स y। तो यहाँ पे जो ये x लिखा हुआ है, ये वाला x जो आया, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं f इनवर्स y = 4y - 3/2, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे y को अगर हम x से रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा। तो ये तरीका है बोर्ड में लिखने का, लेकिन अगर आप मुझे पूछोगे कि मेंस में अगर करना है या एडवांस में करना है, तो मैं बोलूँगा भैया सिंपल इंटरचेंज कर लो x और y को। ये ट्रिक है आपके लिए, आप क्या करो, x और y को इंटरचेंज कर लो एंड देन फाइंड y इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, जैसे इसी एग्जांपल में मैं एक अलग कलर यूज करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था y = 2x + 3/4, इसका इनवर्स चाहिए था मैंने क्या बोला कि तुम x और y को इंटरचेंज कर दो, तो x की जगह पर y और y की जगह पर x कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद y को इन टर्म्स ऑफ x निकालोगे तो क्या आएगा, 4x - 3/2 = y। तो ये डायरेक्टली आपको मिल जाएगा। तो
कई बार ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन भी बनते हैं मेंस और एडवांस में जिसमें हम इसको डायरेक्टली यूज करते हैं, या कई बार ऐसा भी होता है कि हम इन्वर्स कैलकुलेट ही ना कर पाए तो हम डिफरेंशिएट करने के लिए इन सब चीज़ों को यूज कर लेते हैं। ठीक है, कुछ कुछ इन्वर्स फंक्शन की प्रॉपर्टीज हैं जिसको समझना बहुत ज़रूरी है, तो वो ज़रा इन्वर्स फंक्शन की प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं। देखो बोर्ड में कुछ कुछ पॉइंट ऐसे पूछे जाते हैं कि इन्वर्स फंक्शन यूनिक होता है, इनवर्स ऑफ अ बाइजेक्शन इज यूनिक, तो तुम इसको क्या कर सकते हो, कॉन्ट्राडिक्शन वाली जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसको यूज करके कर सकते हो कि हमने माना कि हाँ यूनिक नहीं और बाद में फिर वो यूनिक आ जाए। या वैसे अगर तुमने देखा होगा तो अभी मैपिंग में मैंने दिखाया है कि यूनिक ही एग्जिस्ट करेगा, लेकिन अगर कभी तुम्हें प्रूफ करना होगा तो तुम इसको कॉन्ट्राडिक्शन वाली प्रॉपर्टी से प्रूफ कर सकते हो, बोर्ड में कभी कभी पूछ लिया जाता है। दूसरा पॉइंट मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस एंड एडवांस के लिए क्या है, इफ fx and gx are inverse of each other then their graph are the mirror images of each other with respect to the line y equal to x। और ये बिल्कुल सही बात है। जैसे अगर तुम देखोगे मैं एक एग्जांपल तुम्हें लेकर के दिखाता हूँ कि सपोज y इक्वल टू लॉग x है, मैं बोलूँगा कि बताओ जरा इसका इन्वर्स क्या होगा, तो इसका जो इन्वर्स फंक्शन होगा वो हो जाएगा y इक्वल टू ई रेस टू द पावर x। और वो तुम यहाँ से चेक भी कर सकते हो, इन्वर्स कैसे निकालते थे, इन्वर्स निकालने के लिए मैंने बोला था कि x और y को इंटरचेंज कर देना, तो जब यहाँ से यहाँ जाओगे तो y इक्वल टू ई रेस टू द पावर x आ जाएगा। अब तुम ग्राफ बना करके देखो, मैं पूरा प्रॉपरली एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसको। जब हम ग्राफ बना करके देखेंगे तो ग्राफ ऑफ पहले मैं y इक्वल टू x का लाइन बना देता हूँ, ग्राफ ऑफ लॉग x क्या आएगा, ग्राफ ऑफ लॉग x कुछ ऐसा जाता है, और जबकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा जाता है, याद कर लो। यहाँ पे हुआ क्या है, x और y की वैल्यूज इंटरचेंज हो गई ना। अगर सपोज यहाँ पे x1, y1 यहाँ का पॉइंट होगा तो यहाँ पे जो वैल्यू आ गई होगी वो y1 वाली वैल्यू आ गई होगी और यहाँ पे x1 वाली वैल्यू आ गई होगी, मतलब उसने इंटरचेंज कर लिया है। तो ये बेसिकली y इक्वल टू x के अबाउट इसका मिरर इमेज बन गया है, ऐसा हो गया है। क्योंकि होता क्या है कि हमेशा इनवर्स फंक्शन हम फाइंड भी कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि मैंने y इक्वल टू x को इंटरचेंज करके दिखाया है। तो जो x और y कोऑर्डिनेट की वैल्यूज होती हैं वो जनरली एक दूसरे के लिए इंटरचेंज कर जाती हैं। स्ट्रेट लाइन में आपने पढ़ा होगा कि जब वैल्यू इंटरचेंज कर रही होती है तो y इक्वल टू x के अबाउट मिरर इमेज बनाती है। तो इसी तरीके से हमें ये क्या पता चल जाता है कि भाई ये हमेशा कैसा रहेगा, y इक्वल टू x के अबाउट अपना मिरर इमेज बनाएगा। अच्छा, इसमें क्या है कि एक ये पॉइंट देख लेते हैं, नॉर्मली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ फंक्शन, ये पॉइंट देखो, नॉर्मली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ फंक्शन एंड इट्स इनवर्स लाई ऑन द लाइन y इक्वल टू x। जैसे इस केस में दिख रहा है, इस केस में देखोगे तो ये जितने भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये y इक्वल टू x पे ही दिखाई पड़ रहे हैं। तो जनरली तो ऐसा ही दिखाई पड़ता है, लेकिन कुछ कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बाहर लाई कर जाए। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने एक ग्राफ लिया, एक फंक्शन लिया fx लिया 1/x, अगर तुम इसका इनवर्स भी फाइंड करोगे तो वो भी क्या हो जाएगा, वो भी 1/x आ जाएगा। तुम चाहो तो ट्राई करके देख लेना, तो वो भी 1/x आ जाएगा। तो क्या होगा कि ये दोनों फंक्शन, मतलब फंक्शन और उसका इनवर्स एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगे। अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ओवरलैप कर जाएंगे। ओवरलैप करने का मतलब क्या हो गया कि जो पॉइंट ऑफ, हर जगह पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है। तो ऐसे केसेस भी मिलेंगे जहां पे पॉइंट्स जो होंगे वो बाहर लाई कर रहे होंगे। अच्छा, इसके बाद एक पॉइंट है, ये फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, इन जनरल f ऑफ g एंड g ऑफ f आर नॉट इक्वल। ऐसा होता है, जनरली ये इक्वल नहीं होते हैं, बट इफ f एंड g आर इनवर्स ऑफ ईच अदर देन f ऑफ gx और g ऑफ fx ये दोनों इक्वल होंगे और ये x के इक्वल होंगे। ये हमेशा ट्रू होगा, ये याद रखना, ये हमेशा ट्रू होगा। जैसे अगर तुम अभी देखो कि मैंने ऊपर एक एग्जांपल में जहाँ पे लिया था fx लिया था मैंने log x, और फिर मैंने बोला था कि भैया इसका जो इनवर्स आया था वो क्या आ गया था, वो आ गया था e रेस टू द पावर x। तो अगर तुम इन्हीं दोनों को यूज करके f ऑफ gx निकालोगे तो f ऑफ gx का मतलब क्या आ जाएगा, log ऑफ e रेस टू द पावर x, तो वो x आ जाएगा। और तुम चाहो तो g ऑफ fx भी निकाल लो, तो g ऑफ fx निकालोगे तो ये e रेस टू द पावर log x, ये भी क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो ये f ऑफ gx और g ऑफ fx हमेशा क्या आ रहे होंगे, ये हमेशा x आ रहे होंगे। और ये बात तुम्हें समझनी है अच्छी तरीके से। इस कंडीशन को याद रखना कि f ऑफ g, g ऑफ f ये दोनों x के इक्वल आते हैं। अच्छा, अगर कभी सिर्फ इतनी कंडीशन दी हो कि f ऑफ gx इक्वल टू g ऑफ fx, ये x के इक्वल नहीं दिए, सिर्फ इतना दिया f ऑफ gx इक्वल टू g ऑफ fx इज द
only given condition then fx and gx are not necessarily the inverse. अगर सिर्फ इतनी कंडीशन दी होगी तो इनवर्स है ऐसा जरूरी नहीं है. तो उसके लिए जैसे हम ये वाला एग्जांपल भी ले सकते हैं, तुम ट्राई करना ये वाला एग्जांपल. हालांकि ये दोनों फंक्शन जो है एक दूसरे के इनवर्स नहीं है, लेकिन f of gx और g of fx सेम आ रहा होगा, बट वो x के इक्वल नहीं आ रहा होगा, ये याद रखना. जब वो x के इक्वल आएगा तभी इनवर्स की कंडीशन है. अगर x के इक्वल नहीं आ रहा है, भले ही f of g और g of f इक्वल हो जाए, लेकिन x के इक्वल नहीं आ रहा है तो इनवर्स की कंडीशन नहीं है. x के इक्वल आ रहा है तो कंडीशन है. फिफ्थ प्रॉपर्टी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. व्हाई? बिकॉज यहाँ पे जेई में 3 बार इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है. इसको मैं अलग से साइड में थोड़ा सा लिख के दिखा देता हूँ. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि fx एंड gx आर इनवर्स ऑफ ईच अदर. तो भाई देखो क्या होता है कि f ऑफ gx मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि x आता है. अगर तुम यहाँ पे डिफरेंशिएशन यूज करोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करोगे, तो तुम्हें मिलेगा f डैश gx इंटू जी डैश एक्स. यहाँ पे मैंने चेन रूल यूज कर लिया, और दूसरी साइड पे dx बाई dx करोगे तो 1 आ जाएगा. तो f डैश gx जो होता है वो 1 बाई जी डैश एक्स आ जाता है. या इसी तरीके से अगर हम g ऑफ एफ एक्स पे करें तो g डैश एफ एक्स जो होता है वो 1 बाई एफ डैश एक्स आ जाता है. ये प्रॉपर्टी बहुत यूजफुल है और क्वेश्चंस में बहुत यूज होती है, कई बार यूज हो चुकी है. तो भाई कृपा करके इसको बहुत ध्यान से देखना. इसका एग्जांपल भी मैं करवा दूंगा, ठीक है. प्रॉपर्टी 6 यार सिंपल सा प्रॉपर्टी है, तुम मैपिंग करके एक बार देख सकते हो, और उतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं मैपिंग करके, फिर भी तुम एक बार चेक कर सकते हो. मैं कुछ क्वेश्चन करवाना चाहता हूँ इसी प्रॉपर्टी पे जो जेई के लिए इंपॉर्टेंट मैं बता रहा था. वो है क्वेश्चन नंबर 46. इसको जरा देखते हैं. ये क्या बोल रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं करवाना चाहता हूँ. और वो बोला देन फाइंड g डैश 1. वी हैव टू फाइंड g डैश 1 where g is the inverse of f. तो देखो ये वही बात है कि g dash fx can be written as 1 upon f dash x. ये मैंने जो अभी यहाँ पे लिखा था मैं उसको यूज कर रहा हूँ, 1 upon f dash x ऐसा लिखा जा सकता है. अच्छा, और fx जो लिखा हुआ है इसके अकॉर्डिंग अगर तुम f dash x कैलकुलेट करोगे तो वो तुम्हें मिल रहा है 2x minus 3. तो मैं लिख सकता हूँ कि g dash fx can be written as 1 upon 2x minus 3. बट प्रॉब्लम ये है कि मुझे चाहिए g डैश 1, तो मुझे देखना पड़ेगा कि fx कब 1 बन रहा है. मैं fx को जरा 1 बना करके देखता हूँ fx 1 कब बनता है. तो मैं रखूंगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 1. तो ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, x कॉमन निकालोगे तो x माइनस 3 आएगा. तो हमें मिलेगा x इक्वल टू 0 एंड 3, यानी कि x इक्वल टू 0 रखा जाए या 3 रखा जाए, उन दोनों कंडीशन में ये 1 बन सकता है. लेकिन यहाँ पे एक देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है. तो सीधी सी बात है कि जो 0 है ये तो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, हमें 3 को ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा. तो अगर मैं x का वैल्यू 3 रखूं तो श्योर सी बात है कि fx 1 बन जाएगा. ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, ये इतने में हमने कैलकुलेट करके इसको निकाला है, ठीक है. तो ये जो रिलेशन आया था ना इधर, ये जो रिलेशन था रिलेशन 1, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देता हूँ x इक्वल टू 3. तो जब x इक्वल टू 3 सब्सटीट्यूट करोगे तो fx क्या बन जाने वाला है 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 3 दैट इज 1 बाई 3. तो फाइनल आंसर इज 1 बाई 3. ये आंसर आएगा आपके पास. और ऐसे क्वेश्चन से यार जेई में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं. तो आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आया होगा अभी तक जितना भी कुछ मैंने पढ़ाया है. आप बस एक काम करो, इन सारी चीजों को ध्यान से देख लो. जो भी डाउट्स आते हैं यार वो डाउट सेशन में आकर के ज़रूर पूछो, बुकलेट सॉल्व करो. जितना ज़्यादा डाउट्स पूछोगे उतना जल्दी ये पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर होगा. और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ITF के लिए, लिमिट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, तो इसको बहुत ध्यान से करना है यार. चलो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में.